एपिसोड 2। लीजिए हम लेकर हाजिर हो चुके हैं कहानी का अगला भाग। कहानी अब आगे। मुन्ना कहाँ पर है तू? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी मेरे पास आ। जैसे ही दिव्यांश के कान में दादी की आवाज पड़ी, वो सूरज के साथ अपने कमरे में ही था, अचानक ही बोल पड़ा। अरे यार, अब दादी को कुछ ऐसा तो नहीं ना मिल गया जिसकी वजह से वो पापा को बुलाए जा रही है? पता नहीं ये लोग और यहाँ पर कितने दिन रुकने वाले हैं। कहाँ मैं एक खुशमिजाज बंदा था और इन लोगों के आने से मैं एक भींगी बिल्ली बन चुका हूँ। बस हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं इनके हाथ कुछ लग तो नहीं गया। दिव्यांश ही हालत देखकर सूरज को हंसी आ रही थी और इसीलिए वो मुस्कुराए जा रहा था, जिसे देख दिव्यांश चिढ़ते हुए बोला, क्या भाई, यहाँ पर मेरी बेंद बजी पड़ी है और तेरी हंसी निकल रही है? कोई तो आइडिया दे जिससे मैं इन लोगों को वापस जल्दी घर भेज सकूं। अब मेरे दोस्त, तुम जिस तरह के रास्ते पर चल रहे हो उसमें ऐसी मुश्किलें तो आएगी ही ना। एक तो तुम्हें मजा भी करनी है और दूसरी तरफ चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों को ये सारी बातें पता ना चले। तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग टीवी पर तुम्हारे कारनामे नहीं सुनते होंगे? मुझे तो लगता है कि उन्हें सब मालूम होगा। अगर उन्हें ये सब मालूम होता है मेरे भाई, तो इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता। सूरज, वो लोग कब का मुझे जबरदस्ती अपने साथ घर ले गए होते। तू जानता है नहीं है कि भले ही मैं बाकी लड़कियों के लिए द फेमस सुपरस्टार दिव्यांश राजपूत हूँ, पर मेरे घर वालों के लिए आज भी मैं वही छोटा सा दिव्य हूँ जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं। और इसी प्यार की वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें ये सारी बातें पता चले, वरना उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तू समझ रहा है ना सूरज? दिव्यांश, मैं ना तुझे कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ कि तू वो दिव्यांश है जो लड़कियों को एक खिलौना समझ उसके साथ खेलता रहता है, या फिर ये दिव्यांश जो अपने परिवार वालों के प्यार के लिए इतना कुछ कर रहा है। अरे इसमें समझने ना वाली कौन सी बात है सूरज? मैं सिर्फ लड़कियों से नफरत करता हूँ इतना ज्यादा कि उसके साथ जी तो करता है, क्या कर दूँ? बस इसीलिए उनके साथ एक रात गुजार उसे छोड़ देता हूँ। बाकी मैं अपने परिवार वालों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर कोई भी उन्हें जरा सी भी तकलीफ देने के बारे में सोचेगा भी ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बात बोलते वक्त दिव्यांश आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इधर सुषमा के आवाज देने पर आलोक दौड़ता हुआ उसके कमरे में जा बोला, क्या हुआ माँ? आप ठीक तो है ना? आप हमें इतना जोर जोर आवाज दे क्यों बुला रही थी? बताती हूँ मुन्ना, पहले तू कमरे का दरवाजा बंद कर दे। सुषमा की बात आलोक को थोड़ी अजीब सी लगी और इसीलिए वो उनकी तरफ थोड़ा हैरानी से देखते हुए पूछा, पर माँ बात क्या है? आप ऐसा क्यों बोल रही है कि दरवाजा बंद करूँ? क्या कोई सीरियस बात है? सब बताती हूँ मुन्ना, लेकिन पहले दरवाजा तो बंद करो। अगर कहीं सारिका ने ये सारी बातें सुन ली तो बेकार में घर में तमाशा हो जाएगा। अपनी माँ के कहने पर आलोक ने जल्दी से दरवाजा बंद कर उनके पास जाते हुए हड़बड़ा कर पूछा, अब बताइए माँ, हमें टेंशन हो रही है, आखिर बात क्या है? ये देख मुन्ना, सुषमा जी आलोक की तरफ देख उसके सामने वो शार्ट ड्रेस हाथ में दिखाने लगी। उस ड्रेस को देखकर आलोक थोड़ा आश्चर्य से पूछा, माँ ये लड़कियों वाले ड्रेस आप हमें क्यों दिखा रही है? इसका मतलब क्या है? उसकी बातों को सुनने के बाद सुषमा एक गंभीर सांस लेते हुए कहती है, मुन्ना ये शार्ट ड्रेस आज दिवू ने सारिका को दी है, या ये कहो कि दी नहीं है, सारिका ने देख ली तो झूठ बोल दिया कि उसी के लिए लाया है। माँ, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। आप क्या कहना चाहती है कि ये ड्रेस दिवू ने सारिका के लिए नहीं खरीदी है? पर ये बात आपको कैसे पता? ये बात मुझे इसीलिए पता है मुन्ना, क्योंकि ये ड्रेस नई नहीं है बल्कि यूज की हुई है। अब समझ में आया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं तुम्हें। सुषमा ने जैसे ही ये बात कही, आलोक एकदम हैरान हो गया और हैरानी से उनके तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, इस दिव्यांश को तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। आज तक मैं सिर्फ इसीलिए चुप रह जाता था क्योंकि मुझे लगता था कि हो सकता है समय के साथ वो समझदार हो जाएगा, पर अब हद हो गई। आज इसे समझाना ही पड़ेगा कि लड़की कोई खेलने की चीज नहीं है जो वो ये सब करता है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगा, तभी सुषमा एकदम गुस्से में बोली, रुक जा मुन्ना, तू बाहर नहीं जाएगा। अपनी माँ की बात सुनते ही उसके कदम वहीं रुक गए और वो उनकी तरफ मुड़ते हुए हैरान होते हुए सवाल करते हुए पूछा, क्या माँ आज भी आप मुझे ही रोक रही है? आपको अपने देवू को कुछ नहीं कहना है? वो बिगड़ता जा रहा है माँ, उसे समझाना बहुत जरूरी है। हाँ मुन्ना, मैं जानती हूँ कि हमारा देवू जो रास्ते पर चल पड़ा है वो सही नहीं है, पर जिस तरीके से तू जा रहा है उसे समझाने उसमें बात हमारे हाथों से निकल जाएगी, समझा? तो हमें अब देवू को किसी और तरीके से सही रास्ते पर लाना होगा। पर माँ, और कौन सा तरीका हो सकता है उसे सुधारने का? आलोक की बात सुनने के बाद सुषमा अपने कमरे में भगवान के फोटो के तरफ देखते हुए बोली, अब बस एक ही रास्ता है उसे सही रास्ते पर लाने का, और ये समझाने का कि लड़की एक आदमी की जिंदगी में कितनी मायने रखती है। किसी भी आदमी का जीवन अधूरा होता है जब तक कि उसके जीवन में एक हमसफर लड़की ना हो उसका साथ देने के लिए। ये बोल सुषमा जी भगवान की फोटो को देखने लगी।
इधर रात भर उस अंधेरे सी कोठरी में नित्या खुद में सिमटे आंखों से आंसू बहाते हुए बैठी रही। बैठे बैठे ही उसे देर रात नींद आ गई और वो वही फर्श पर सो गई। अगली सुबह, दिनांक 28 तारीख 8वां महीना 2023। नित्या की जिंदगी में एक नई सुबह होने वाली थी। हाँ, मगर इन बातों से अभी तक नित्या पूरी तरह से अनजान थी। सुबह सुबह जब दरवाजा पर किसी के खटखटाने की आवाज हुई तो नित्या झट से एक चक्का कर उठ बैठी और जल्दी से दरवाजा के पास जाते हुए बोली, कौन? मम्मा आप हो क्या? हाँ बेटा, मैं अभी दरवाजा खोल रही हूँ। दुलारी ये बोल जल्दी से दरवाजा का कुंडी खोल नित्या को गले से लगा बोली, बेटा तू ठीक तो है ना? कैसी हालत हो गई है तेरी? तू रात भर भूख ही रही है, तुझे भूख लगी होगी ना? नित्या मासूमियत भरे आवाज में बोली, हाँ मम्मा, मेरे पेट में चूहा बहुत उछल कूद कर रहे हैं। रात भर मैं इन्हें किसी तरह से समझाई हूँ पर अब ये नहीं मानने वाले हैं। तभी जाह्नवी वहां पर एक थाली में ढेर सारा खाना ले वहां पर जा पहुंची और चहकते हुए बोली, और मेरे पेट में भी दे दो, इसीलिए देखिए मैंने ये सारा रात का खाना प्लेट में उठा ले आया है। जाह्नवी की बात सुनते ही दुलारी और नित्या दोनों हंस पड़ती है और दुलारी के साथ दोनों बहनें कमरे में चली जाती है। बेटा तुम दोनों अभी खाने बैठो, मैं तुरंत गरम गरम खाना बना कर लाती हूँ, तब तक हल्का सा ये खा लो। दुलारी जैसे कमरे जे जाने लगी तभी नित्या एक और हाथ में ले दौड़कर उनके सामने जा रास्ता रोक खड़ी हो गई। उसे ऐसे रास्ते रोक खड़ी होते देख दुलारी मुस्कुराते हुए पूछी, अरे नित्या बेटा, तूने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मुझे जाने दोगी तभी ना खाना लाऊंगी। लेकिन दुलारी और कुछ पूछ पाती उससे पहले ही नित्या ना झट से बोल पड़ी, मम्मा पहले आप अपना मुंह खोलो। क्या? पर क्यों नित्या? पहले आप खोलिए तो सही मम्मा। नित्या के कहने पर दुलारी अपना मुंह खोल बोलती है, लो खोल ली। दुलारी के मुंह खोलते ही नित्या ने झट से वो कौर उनके मुंह में डाल बोली, मुझे पता है मम्मा कि आपने भी कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी होंगी। दुलारी नित्या की मासूमियत देख एकदम से रोने लग गई और आंखों से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा तभी मुझे इस जन्म में भगवान ने तुझे दिया है। खुद इतनी कष्ट सहने के बाद भी तुझे अपनी नहीं मेरी परवाह है। तू किस मिट्टी की बनी है नित्या? तभी जाह्नवी धड़ाम से फर्श पर चक्कर खाकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे नीचे गिरे देख नित्या जोर से दौड़ पड़ती है। जाह्नवी अचानक से बेहोश हो जमीन पर गिर जाती है। ये देख नित्या दौड़ उसके पास आ उसे उठाने की कोशिश करने लगती है। जानू क्या हुआ तुझे? जानू जाह्नवी को नित्या बुलाया करती थी। मम्मा ये देखो ना, मेरी जानू को क्या हो गया है? ये इस तरह बेहोश क्यों हो गई? हाँ नित्या बेटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम इसी के पास रुको, मैं जल्दी से घर वालों को बुला कर लाती हूँ, इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। दुलारी घबराई हुई सी जल्दी से उठ के जाने लगी तभी जाह्नवी अपनी आंखें खोल लेटे लेटे ही प्यार भरी आवाज में बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाह्नवी की आवाज सुनते ही दुलारी हैरान भरे नजरों के साथ उसके तरफ मुड़ गई और नित्या जो उसके सर को अपने गोद में लिए वही नीचे बैठी हुई थी झट से उसे उठा अपने गले से लगाते हुए घबराई हुई सी बोली, जानू तुझे क्या हो गया था? और ये तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गई? हाँ जाह्नवी, तुम बेहोश कैसे हो गई? तुम ठीक तो हो ना? बोलो बेटा। दोनों को इतना परेशान देख जाह्नवी को खुद में गिल्ट फील होने लगा और इसीलिए वो वही बैठ अपने दोनों हाथों से कान को पकड़ धीरे से बोलती है, आई एम सॉरी मम्मा, सॉरी माई स्वीट दिदू। जानू तू सॉरी क्यों बोल रही हो? तूने क्या किया है? दिदू वो आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार किए जा रहे थे और मुझे कोई देख भी नहीं रहा था तो बस इसीलिए मैंने ये छोटा सा मजाक किया था, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो बस मैंने नाटक किया था। जैसे ही जाह्नवी ने ये बात कही दुलारी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में जाह्नवी पर हाथ उठाते हुए बोली, तू पागल हो गई है क्या जाह्नवी? तेरा दिमाग तो सही है ना? ये बोल जैसे ही दुलारी उसे मारती उससे पहले ही नित्या उनका हाथ पकड़ लेती है और मासूमियत से बोलती है, प्लीज मम्मा मेरी जानू को मत मारो, मैं जानती हूँ कि इसने जो किया वो सही नहीं था पर इसे कुछ हुआ तो नहीं ना है, ये ठीक है? अच्छा जानू आगे से कभी भी ऐसा मत करना, तुम्हें पता है ना कि मैं और मम्मा की जान बसती है तुम में, और अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। मम्मा मैंने इसे समझा दिया है, आगे से ये ऐसा नहीं करेगी। सॉरी मम्मा, मैं जानती हूँ कि आप दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करती है, पर मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था, अगर मुझे पता होता है कि मेरे इस मजाक से आप दोनों इतना घबरा जाएंगे तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती, प्लीज इस बार माफ कर दो। दुलारी से रहा नहीं गया और अपने दोनों बेटियों को सीने से चिपका रोने लगी और साथ में बोली, बेटा आगे से कभी भी ऐसा मत करना, मेरा तुम दोनों के अलावा और है ही कौन जिसे मैं अपना कह सकती हूँ? पंडित जी को तो तुम दोनों जानती ही हो और एक जो बेटा था
ये सब लोग उसके मन में शुरू से ही इतना उल्टी सीधी बात भर दिए है, जिसके बाद वो सिर्फ कहने मात्र हमारा बच गया है, बाकी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम में से किसी को कुछ हुआ है या नहीं, बस दिन भर उस आनंद के साथ घूमता रहता है। नित्या दुलारी के आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मा आप प्लीज इस तरह रो मत, देखना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, बस तब तक आप कोई आंसू बहाने नहीं है। इधर सुषमा सुबह सुबह अपने कमरे में लगे भगवान की फोटो के सामने पूजा कर उनके आगे दीप जला दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, हे प्रभु, मैंने शुरू से ही तुम में अपनी आस्था को बनाए रखा है। चाहे कितनी ही मुश्किल परिस्थिति आए, पर मैंने अपने विश्वास को आप पर से हटने नहीं दिया। पर आज जब अपनी नजरों के सामने अपने ही पोते को जिस रास्ते पर चलते देख रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। बड़ी मुश्किल से मैं एक हल निकाल पाई हूँ अपने पोते की जिंदगी को बचाने के लिए। बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरा ये फैसला गलत तो नहीं है ना। मैं अपने पोते को सही रास्ते पर लाने के लिए किसी और के जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं ना करने जा रही हूँ। हे प्रभु, आप मुझे कोई तो इशारा दीजिए कि जो मैं करने वाली हूँ वो सही है या गलत। सुषमा इतना बोल अपने दोनों हाथ को फैला भगवान के सामने आंखें बंद कर माथे टेकने लगी। तभी भगवान के चरणों में चढ़े गेंदे का फूल गिरकर उनके हाथों में आ जाता है। जैसे ही वो फूल सुषमा देखती है, एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ती है, मैं जानती थी प्रभु, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज भी आपने अपना ये फूल दे मुझे विश्वास दिला दिया है कि आगे कुछ भी गलत नहीं होगा, आप हमारे साथ। मुंबई का फेमस मॉल प्राइम मॉल। दिव्यांश सूरज के साथ मॉल में आया था। तभी सूरज दिव्यांश से बोला, यार दिव्यांश, तू मुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर क्यों आया है? अब किसके लिए तुझे शॉपिंग करनी है? आज तो तू किसी के घर भी नहीं जा रहा है, तो फिर? बेटा सूरज, मैं कौन हूँ जरा बताना तो। देवू, तेरा मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे यार, मैं हूँ दिव्यांश राजपूत हूँ। कौन? तू दिव्यांश राजपूत है तो क्या? तो तूने मुझे कभी भी देखा है कि मैंने कभी किसी सो कॉल्ड लड़की के लिए ड्रेस खरीदी है या फिर उसके लिए शॉपिंग की? अरे उल्टा वो लोग मेरे साथ एक रात गुजारने के लिए हजारों का खर्चा करती है। ये है दिव्यांश राजपूत का जलवा है। जब सूरज दिव्यांश की बात सुनता है तो उससे कहता है, जब तुझे किसी लड़की के लिए कुछ खरीदना ही नहीं है तो फिर तू मॉल में करने क्या आया है? मुझे बता तो सही, बात को इतना घुमा क्यों रहा है? अरे अब ये मेरी मजबूरी कह ली या फिर जबरदस्ती, मैं यहाँ पर पापा और छुटकी के लिए कुछ यूज का सामान लेने आया हूँ। कल रात ही पापा ने बोला था कि जल्दी जल्दी आने के चक्कर में वो लोग अपना ब्रश, कुछ कपड़े और एक दो चीज भूल गए लाने, तो मैं उन्हें आज बोला कर दे दूँ। अब तू तो जानता है कि मैं उन्हें मना कर नहीं सकता हूँ, तो बस इसीलिए आ गया तुझे लेकर ही प्राइम मॉल। दिव्यांश की बात सुनते ही सूरज की हंसी छूट गई और वो हंसते हंसते बोला, क्या अजीब बात है ना यार, कल तक जो पूरे मुंबई की लड़की तुम्हारे लिए शॉपिंग करती थी, आज वो बंदा अपने परिवार वालों के लिए शॉपिंग पर निकला है। अब जल्दी से सामान खरीद यहाँ से निकल, वरना किसी लड़की ने देख लिया ना तो तुझे वायरल कर देगी। ये देखिए द फेमस फिल्म स्टार दिव्यांश राजपूत को, जो अपने परिवार वाली के लिए शॉपिंग करने खुद चल कर मॉल में आया है। ओ सो फनी यार सूरज, अब चल मेरा मजा लेना बंद कर, जल्दी ये मेरी हेल्प कर सामान खरीदने में। ओके की करता हूँ। पंडित भवन। घर में बहुत ही शांति थी, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे। नित्या की तो कोई बात ही नहीं है, वो बेचारी तो खुलकर पूरे घर में घूम भी नहीं सकती है। उससे पहले ही पंडित जी ने चेतावनी दे दी है कि जब तक वो घर पर रहे उनकी नजरों के सामने वो नहीं आनी चाहिए। इसी वजह से बेचारी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है कि कहीं गलती से वो उनके सामने आ गई तो बेकार में उसे फिर से सजा मिल जाएगी। दुलारी जब पंडित जी और सुगंधा जी जी के लिए चाय बना रसोई से ट्रे में लेकर आ रही थी, तभी घर के फोन पर घंटी बजने लगती है। फोन की घंटी की आवाज सुन सुगंधा दुलारी से कहती है, अरे वो बहुरिया, जाकर फोन तो उठा और देख तो कौन है जो सुबह सुबह ही मरे जा रहा है बतियाने के लिए। जी जी जी, अभी देखते हैं, आप ये चाय लीजिए। हाँ दे, और जाकर देख कौन का फोन आ रहा है। दुलारी जल्दी से फोन के पास जा फोन उठाते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, जी नमस्ते पंडिताइन जी, क्या पंडित जी घर पर है? हमें उनसे कुछ बात करनी थी। जी आप एक मिनट रुकिए, हम उन्हें बुलाते हैं। दुलारी फोन को वही टेबल पर रख पंडित जी के पास जाते हुए बोली, जी वो आपके लिए फोन आया है, किसी को आपसे बात करनी है। अरे हमसे किसे बात करनी है? अच्छा चलो देखते हैं। जी आप चाय पीजिए, हम अभी आते हैं। हाँ बबुआ, जाकर देख किसे क्या बात करनी है तुमसे। पंडित जी फोन उठाते हुए बोले, हेलो कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, पंडित जी हम हैं, अनोखे लाल जोड़ी वाला। एक चहकते हुए आवाज में उधर से बोला। उसकी आवाज सुन पंडित जी झट से मुस्कुराते हुए बोल पड़े, अरे अनोखे लाल, तुम इस वक्त कहाँ पर हो और बड़े ही दिनों के बाद कॉल किए हो, बताओ कैसे हो तुम? जी बस पंडित जी, सब आपका आशीर्वाद का नतीजा है। चलो बढ़िया है। वो पंडित जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अनोखे लाल थोड़ा हिचकते हुए बोला।
हाँ बोलो, क्या बात करना है तुम्हें अनोखेलाल? पंडित जी, वो मैं आपकी बेटी नित्या के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। उन्हें एक बहुत ही सीधी और संस्कारी लड़की चाहिए थी और वो बहुत बड़ा घर परिवार है। तो दूसरे से बात करने से पहले मैंने सोचा कि एक बार आपसे पूछ लूं, अगर आप नित्या बेटी की शादी के बारे में सोच रहे होंगे। अनोखेलाल की बात सुनने के बाद कुछ देर तक पंडित जी चुप रहे, जिससे उसे लगा कि उन्हें उसकी बात बुरी लग गई। इसीलिए वो बोल पड़ा, पंडित जी, अगर आपको हमारी बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं अनोखेलाल, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैं नित्या की शादी के बारे में सोच ही रहा था। अच्छा किया जो तुमने मुझे उस रिश्ते के लिए पूछा। एक काम करो, तुम शाम को घर पर ही आ जाओ। इस वक्त तो मैं मंदिर चला जाऊंगा, लेकिन शाम को घर पर रहूंगा। जी पंडित जी, मैं जरूर पहुंच जाऊंगा। प्रणाम, तब मैं कॉल रखता हूँ, शाम को आता हूँ आपसे मिलने। ठीक है। फोन रखने के बाद पंडित जी मन में सोचते हुए बोले, अच्छा ही किया इसने जो मुझे रिश्ते के लिए पूछा। वैसे भी उसे जितनी जल्दी हो सके घर से निकालने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। जब से जन्मी है हर दिन मुझे ये एहसास दिलाती रहती है कि वो मेरी स्वर्णा, नित्या की अपनी माँ का नाम की कातिल है। उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है मेरे लिए। वैसे भी अनोखेलाल बोल रहा था कि रिश्ता अच्छा ही है। अरे वो बबुआ कौन का फोन है जिससे इतने देर से बतियाए जा रहे हो? आ रहा हूँ जी जी, आकर बताता हूँ। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अरे कौन सुबह सुबह फोन करके हमें खुशखबरी दे रहा है? बहुरिया जाकर देख तो ये बाबूबा रह कहाँ गया है। अब जब तक कि हमका पता नहीं चल जाता है कि बात क्या है तब तक चैन नहीं पड़ने वाली है हमें। सुगंधा की बात सुन दुलारी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी जी, आप इतना बेचैन ना होइए, हम अभी देखते हैं। इतना बोल जैसे ही दुलारी पलट पंडित जी के पास जाने लगी, तभी पीछे से हड़बड़ाते हुए पंडित जिया बोल पड़े, किसी को हमें देखने जाने की जरूरत नहीं है भाई, हम आ गए। अरे ओ बबुआ का खुशखबरी बतानी है तुम्हें, जल्दी से बताओ। तुम्हें तो पता ही है कि हमका ये सस्पेंस बिल्कुल ही नहीं पसंद है। हाँ जी जी बताते हैं। वो अपने मंदिर में कुछ समय पहले तक जो अनोखेलाल काम करता था ना, अरे वही जिसे हमी ने दूसरे कामों में लगवाया था। कौन? ओ रिश्ता जुड़ेलाल, ओ बुर्बक। जी जी जी, वो अब बुर्बक नहीं रहा है, बल्कि वो अब रिश्ते मिलाने का ही काम करने लग गया है। उसी का कॉल आया था आज। जैसे ही दुलारी जी ये बात सुनी पूछ बैठी, जी उन्होंने आज बड़े दिनों के बाद आपको याद किया, कोई खास बात है क्या? हाँ, उसने हमें एक रिश्ता के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। रिश्ता के बारे में? पर किसकी रिश्ता बबुआ? वहीं खड़ी दुलारी भी सोच में थी कि ये किसके रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। तभी पंडित जी बोल पड़े, और किसका रिश्ता जी जी? उस लड़की का। वैसे भी अब वो बड़ी तो हो ही गई है, तो जितनी जल्दी उसकी शादी करा दे उतना ही हम सब के लिए अच्छा होगा। वरना पता नहीं आगे चलकर वो क्या करेगी। वैसे ही दिमाग तो नाम का ही है उसमें। पंडित जी बोले जा रहे थे और दुलारी एकदम स्तब्ध खड़ी बूंद बन गई। उसे एक जोरदार झटका सा लग गया नित्या की शादी के बारे में सुनते ही। उससे रहा नहीं गया और इसी किया वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोल पड़ी, जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो हमारी बेटी है, उसकी शादी यूं अचानक से कैसे तय कर देंगे? और फिर अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है, सिर्फ 20-21 साल की है मेरी बच्ची। दुलारी बस बोले जा रही थी तभी एकाएक सुगंधा जोर से बोल पड़ी। बहुरिया एकदम चुप, आगे एक शब्द नहीं निकालना अपने मुंह से, समझी? सुगंधा की ऊंची आवाज सुनते ही बाकी के लोग दौड़ते हुए बाहर आंगन में इकट्ठा हो गए और नित्या भी अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर एक पाया के पीछे खड़ा हो गई। दुलारी को एक झटके में ही सुगंधा ने चुप कराते हुए बोल पड़ी, बस बहुरिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब तुम बबुआ से जुबान लड़ा रही हो? नहीं जी जी, हमारा मतलब वो नहीं है, हम तो बस एकदम चुप। हम का कोई सफाई नहीं सुननी है तोहरी। बाबुआ तुम अपनी बात तो पूरी करो। जी जी, वो आज हमने शाम में उसे घर पर ही बुला लिया है। चूंकि सुबह में हम घर पर तो रहते नहीं हैं, मंदिर चले जाते हैं, इसीलिए वो शाम में आएगा। तब बताएगा उस परिवार वाले के बारे में। और अगर परिवार वाले अच्छे होंगे तो कर देंगे ये रिश्ता आज के ही आज पक्का। वैसे भी जितनी जल्दी निपटे उतना ही अच्छा है हम सब के लिए। पंडित जी ये बात दुलारी के तरफ देख बोल रहे थे और फिर वहां से उठ अपने कमरे में चले गए स्नान कर मंदिर जाने की तैयारी करने। उनके जाते ही सुगंधा भी उठकर वहां से चलती बनी। फिर एक एक कर वहां से बाकी के लोग भी वापस अपने अपने कामों में भीड़ गए। सिर्फ दुलारी अभी भी वहीं पर खड़ी थी, उसके आंखों में आंसू थे और होंठ पर ढेर सारी सवाल। ये सब नजारा नित्या पाया के पीछे खड़ी देखे जा रही थी। नित्या खुद में सोचते हुए बोली, ये सब किस बारे में बात कर रहे थे? आज कौन आने वाला है शाम में? और ये मम्मा क्यों रो रही है? मैं जा करके उनसे ही पूछती हूँ कि वो रो क्यों रही है। नित्या इतना बोल दुलारी के पीछे जा खड़ी हो बोली, मम्मा आप रो क्यों रही है? क्या हुआ? नित्या की आवाज जैसे ही दुलारी के कानों में पड़ी, वो झट से अपने आंखों से आंसू को पोंछ उसकी तरफ पलटते हुए झूठ बोलती हुई बोली, अरे नित्या बेटा तुम यहाँ पर, मैं क्यों रोने लगी भला?
ये आंसू तो प्याज काटने की वजह से है, ना कि रोने की वजह से। मम्मा आप भी ना बिल्कुल मेरी जैसी ही है। मैं तुम्हारी जैसी हूँ, मतलब क्या कह रही हो बेटा? हाँ मम्मा सही तो बोल रही हूँ। जैसे मैं जब कोई बात आपसे छिपाने की कोशिश करती हूँ तो आप मुझे देखकर ही बता देती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक बिल्कुल इस वक्त आप मेरे सामने खड़ी है। आपको भी झूठ बोलना नहीं आता है। मैं आपको देखकर बता सकती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। प्लीज मम्मा बताइए ना आपके रोने की वजह क्या है? नित्या ने जैसे ही ये बात दुलारी से कही, दुलारी से रहा नहीं गया और वो झट से आगे बढ़ नित्या को अपन सीने से लगा फुट कर रोने लगी और साथ में बोली, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे मेरी बच्ची, तू मेरी जान है। दुलारी की बात नित्या को समझ में नहीं आई पर वो इस वक्त चुप रह गई, बस मन ही मन बोली, मैं इतना तो समझ पा रही हूँ मम्मा कि आप मेरी ही वजह से इतना परेशान है, पर बात क्या है ये मैं इस वक्त नहीं जानती हूँ, लेकिन जल्दी ही पता कर लूंगी। दिव्यांश का घर। डाइनिंग टेबल पर सुषमा, आलोक बैठकर चाय पी रहे थे तभी सुषमा बोल पड़ी, मुन्ना तू क्या सोच रहा है? तेरे चेहरे को देखने से साफ पता चल रहा है कि तू किसी बात को लेकर परेशान है, बता ना। हाँ माँ परेशान तो हूँ मैं। और परेशानी की वजह है दिव्यांश, आप जो चाहती है क्या उसके लिए कभी भी वो तैयार होगा? आपको लगता है कि वो आपकी ये बात इतनी आसानी से मान जाएगा? मुन्ना अगर वो मेरा पोता है ना तो मैं भी उसकी दादी हूँ, और ये बाल मैंने ऐसे ही धूप में थोड़ी ना पकाए है, ये इतने सालों का अनुभव है। मतलब कि आप कहना चाह रही है कि आपके पास उसे मनाने का आइडिया है माँ? आलोक के सवालों का सुषमा अभी कोई जवाब देती उससे पहले ही सूरज पीछे आ खड़े हो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बोल पड़ा, जी बिल्कुल अंकल, आखिर दादी किसकी है? सूरज की आवाज सुनते ही आलोक और सुषमा उसकी तरफ देखने लगी। सुषमा उसे देख मुस्कुरा दी, वही आलोक एकदम हैरानी से पूछा, अरे सूरज बेटा तुम यहाँ, इसका मतलब है कि तुम भी दादी के इस प्लान में शामिल हो? हाँ तो आपको क्या लगा अंकल सिर्फ आप ही ये बात जानते हैं? अरे आप सब दादी का प्लान सुनेगी तो आपको पता चलेगा कि इतना प्लान कितना धांसू कर धमाकेदार है। सूरज बेटा जरा धीरे से बोलो, अगर सारिका ने या फिर दिवू ने हमारी बात सुन ली ना तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर माँ कोई मुझे भी तो बताइए कि आपने सोच क्या है आखिर? कब से बस प्लान के बारे में बातें किए जा रहे हैं? अंकल जी मैं बताता हूँ आपको। इतना बोल सूरज आलोक को सारी बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद आलोक के चेहरे पर एक अलग सी ही खुशी दिखाई देती है और वो मुस्कुराते हुए सुषमा की तरफ देख बोलते हैं, वाह माँ वाह, आप इस उम्र में भी इतनी धांसू प्लान बना लेती है। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सारा प्लान आपका है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आपका प्लान जरूर काम करेगा। हाँ मुन्ना प्लान तो काम करेगा ही, बस मुझे टेंशन इस बात का है कि ये सब होने के बाद आगे क्या होगा। सुषमा की टेंशन सुनते ही सूरज उनके पास जा कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें दिलासा देते हुए कहता है, सब ठीक ही होगा दादी जी, मैं भी अपने दोस्त की लाइफ को सुधरते हुए देखना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे उसके साथ धोखा भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और हाँ अंकल जी आप बस उस दिन दिव्यांश को कुछ देर के बाद लेकर वहां पहुंचिएगा। इधर जैसे ही सूरज की बात पूरी हुई सारिका पीछे खड़ी एकदम शक भरी निगाहों से देखती हुई पूछी, किसे देरी से लाने की बात हो रही है यहाँ पर और कहाँ पर? तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले